चलो जी, जितना मैथ पढ़ना था पढ़ लिया, आ जाओ इधर। अब हम लेट से ना आए, अब हमारा छोड़ देगा तो हम ठिका ले लेगा। आ गलू वो ढेरे हो। भोरे भोरे मूड खराब हो गया कि गाड़ी गिर गई है नीचे। घरवा के आगे कचरा होले, गाड़ी निकाले के मन न करता है ओकरा से। आ जैसे निकाले ना पड़ गया सब एकरा पर कचरा पैरवा पर, धोने के तलुल गड़िया उलट गई। हाँ जी, चलो बाकी के बातें छोड़िए। जो भी छुट्टी पहले का रुक रुक आवे दे हमारा क्लासवा में, थोड़ा टाइम याद दिया बहुत। वो देख ले हमरा अभी, तोरा बोले की जरूरत ना है। चलो जी, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है 1K E। किताब में लिखल होगा अंग, ज्योग्राफी में। ठीक, पिछला सप्ताह में सब खत्म हो गया था, पिछला सप्ताह। और चैप्टर का मुख्य रूप से तुम्हारा नाम है बउआ खनिज संसाधन। ए मोर इन्हें देखा हो। ठीक, तो आज हम लोग ऊर्जा संसाधन या ये कहो कि हम लोग शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा कहो या फिर शक्ति कहो, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, 3-4 दिन के क्लास है, उसके बाद ये चैप्टर भी आपको खत्म हो जाएगा। आज ये सीधे यहाँ पे चैप्टर पर सबसे पहले आ जाइए शक्ति संसाधन के बारे में। ठीक, ये है का देखिए, शक्ति संसाधन के अगर परिभाषा पूछे कि शक्ति संसाधन किसे कहते हैं, क्या होता है, परिभाषित करे, अर्थ समझाएं, विवरण दे, संक्षेप में बताएं, कुछ भी बोले, तो यहाँ पे यही बात तुमको लिखना है। अगर पूछे शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन क्या है, तो बताना है कि शक्ति संसाधन वे प्राकृतिक या मानव निर्मित स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक, यानी जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक, फिर इस ऊर्जा को हम लोग अलग अलग चीजों में उपयोग करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, टीवी चल रही है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, ये सब में किसी चीज का उपयोग हो रहा है, बिजली का। वो भी एक तरह से क्या है, ऊर्जा है। ठीक, शक्ति है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ऊर्जा के और अलग अलग रूप को। ठीक, कि कौन कौन से ऊर्जा होते हैं। ठीक, तो उन ऊर्जाओं का उपयोग हम लोग उद्योग में, परिवहन में। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं तो कुछ लोग साइकिल से आए हैं और कुछ लोग गाड़ी से आए हैं। तो गाड़ी से आए हैं या तो वो इलेक्ट्रिक बाइक से आए हैं या फिर पेट्रोल वाला से आए हैं, लेकिन दोनों में ऊर्जा का उपयोग हुआ है। आप साइकिल से आए हैं, उसमें भी ऊर्जा का उपयोग हुआ है। आप अपने शरीर के ऊर्जा से उसको चला करके लेकर आए हैं। तो ऐसे फिर कृषि में, घरेलू कार्य में, इन सभी चीजों में हमें इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या ये कहो कि इस संसाधन की आवश्यकता हमें होती है। ठीक, तो यही है तुम्हारा ऊर्जा संसाधन। ठीक, ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी। ठीक, जैसे कि प्राकृतिक में हम लोग बात करें, कोयला ये सब जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम गैस। लेकिन सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सब जी नहीं, उसको प्रकृति में तो है ही, हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब कहेगा कि पानी तो प्रकृति के है, लेकिन वो डायरेक्ट हम यूज ना कर पा रहे हैं, उसको हम एक मशीन से बदल रहे हैं ऊर्जा में। कोयला क्या है, सीधे निकाले, आग लगा दिए, काम कर रहे हैं। ठीक, खाना पका रहे हैं। समझ गए। अब आइए चैप्टर पर।
चैप्टर में तुम्हारा जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं वो बता रहे हैं। कहा जाता है कि शक्ति या ऊर्जा विकास की कुंजी है। अगर विकास करना है तो इसकी आवश्यकता है। अब कहेगा कि पिछला चैप्टर में बताए थे कि लोहा उद्योग के जननी है, तो वो कुंजी है, इसको कैसे करें। अब लोहा का तू मशीन बना लिया और उसको चलाने के लिए ऊर्जा ही नहीं है, तो बना के क्या करेगा। इसका भी महत्व है, सबका महत्व है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर देखो, हम कहें कि घर में बनाने में बालू के बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ, कोई गलती बात बोले हैं, पहले ये बताओ कुछ गलत बोले हैं, फिर कहें कि नहीं हो घर बनाने में ईंटा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्या गलत बोल रहे हैं। फिर बोले नहीं छड़ का महत्व है। असल में कहो तो ये सारी चीजें जब मिलती है तब जाके घर बनता है। वैसे ही यहाँ पे है, अलग अलग पड़े लेकिन वो सब मिल के हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसलिए सब महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, इसके महत्व की बात करेंगे। पीछे खनिज पढ़ रहे थे तो खनिज के महत्व की बात किए थे, समझ गए। और हम लोग जो है इस शक्ति का उपयोग एकदम लगातार सदियों से करते आ रहे हैं। ये कहो कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से ही हम इस ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। अभी आप जो बोल रहे हैं वो भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप में ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं रहती तो आप नहीं बोल पाते, समझ गए। आप चल रहे हैं तो आप ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। भले उसको ज्ञान नहीं है, ये भले टीवी के ज्ञान नहीं है कि हमको क्या नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, पंखा का ना ज्ञान है, लेकिन वो ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। ठीक, समझ गया। तो हम लोग तब से करते आ रहे हैं और समय के साथ हम ऊर्जा के स्रोतों में खोज भी करते रहे, नए नए स्रोत को खोज किए हैं और यहाँ पे हम इसका उपयोग जैविक रूप और अजैविक रूपों में भी करते रहे हैं। तो समय समय पर हम ऊर्जा का जो रूप है उसमें भी नए नए खोज कर रहे थे, नया नया ऊर्जा खोजा जा रहा था। ठीक, और खोजते खोजते हम लोग अपने शारीरिक ऊर्जा में जो उपयोग करते थे जितना, उसके जगह हम पहिया बना लिए। अब परिवहन के रूप में गाड़ी का यूज करने लगे, जानवरों के उस शक्ति का उसके ऊर्जा का उपयोग करने लगे। उससे भी नहीं हुआ तो फिर कोयला पेट्रोलियम गैस ढूंढ लिए, उससे भी नहीं हुआ। फिर आज हम लोग देखो तो परमाणु खोज लिए हैं। आज हम लोग सूर्य के प्रकाश से, पानी से, जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जो गर्मी पाई जाती है उससे अलग अलग तरीकों से हम ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सब विकास हुआ है। लेकिन असली में इसका जो विकास है, वास्तविक रूप से जो ऊर्जा का विकास हुआ वो हुआ 18वीं शताब्दी में, क्योंकि इस टाइम पे एक चीज हुआ, औद्योगिक क्रांति। और कहाँ हुआ था औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में। ठीक, इंग्लैंड को या ब्रिटेन, ये ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई, यानी कि नए नए उद्योग लगे, तो उसको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ी। और उसी के साथ यहाँ पे क्या किया गया, नए नए ऊर्जा के स्रोतों की खोज की गई। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ कि जिस कोयला से अब तक हम आग जलाते थे, उसमें उपयोग करते थे, अब क्या किया गया, उस आग से अब वाष्प बनाया गया और वाष्प शक्ति की खोज हुई, यानी भाप। और भाप से सब काम होता था। पहले भाप पर ट्रेन चलती थी, रेलगाड़ी, मशीन वगैरह सब इसी से चलती थी। तो इसका उपयोग हुआ। और ये कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति कहाँ आई? वहीं पे। ठीक, और समय के बीतने के साथ ही हम लोग ऊर्जा के नए नए स्रोत भी खोजने लगे। और कोयला के जगह कौन स्थान ले लिया? पेट्रोलियम। पहले ट्रेन से समझो, ट्रेन चलती थी कोयला पर, कोयला से आग जलाया जाता था, फिर वो भाप का रूप लेता था पानी, और फिर उससे ट्रेन चलती थी। ठीक, फिर उसके जगह कौन सा गाड़ी आया? डीजल पे चलने वाला। पेट्रोलियम उसी का रूप है, पेट्रोलियम कहो, केरोसिन कहो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो कहो, ये सभी उसी के रूप है। तो जो गाड़ी ट्रेन चलती थी पहले कोयले पर, अब वो किससे चलने लगी? पेट्रोलियम से। और आज के टाइम पर देखो तो बिजली से चल रही है। अब बिजली उत्पादन करने में हम इसका भी उपयोग करते हैं, परमाणु से भी कर सकते हैं, कोयला से भी करते हैं, जल से भी करते हैं। तो धीरे धीरे ऊर्जा के स्वरूप कैसे बदल रहा है, समझ में आया? ठीक, आगे और बदल सकता है समय के साथ। तो इस तरह से हम इसको
आगे की ओर विकसित होते जा रहे हैं। अब इसी में तुमको सवाल पूछा जा सकता है कि वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, या वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या है, बताएं। तो बताना है, किताब में तुम्हारा लिखा हुआ है। देखो आज के टाइम पे तुम देखोगे तो जैसे तुमको कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या जल विद्युत हो गया, या जो परमाणु से हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, इन सभी को निकाल दो और सोचो कि क्या आज के टाइम पे औद्योगिक चल सकता है। जो उद्योग है वो चल पाएंगे, जो व्यापार है वो हो पाएगा। अगर हम कोयला को, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा को हम निकाल दें अपने जीवन से, इसका उपयोग न करें, तो सोच के देखो तो कि जो व्यापार चल रहा है, जो उद्योग चल रहे हैं, क्या वो चल पाएंगे? ठप पड़ जाएंगे। जैसे उद्योग ठप पड़ेगा वैसे ही व्यापार भी ठप हो जाएगा। तो आज के टाइम पे देखो तो हमारे यहाँ औद्योगिकरण का युग है। सब कुछ हम लोगों को फैक्ट्री में बन के मिल रहा है, उद्योग में मिल रहा है, और इन सबको चलाने का आधार है तुमको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा। ये सारी चीजें जो है वो उस फैक्ट्री में ऊर्जा की पूर्ति कर रहे हैं, जिससे कि उत्पादन का कार्य हो रहा है। इसलिए इन सभी को क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या कहा जाता है, यानी व्यापारिक ऊर्जा स्रोत है। अगर व्यापारिक कह के भी पूछ दे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक? समझ में आई चीजें? क्लियर हुआ? अब बोलना रे हाँ या न, तो ऐसे मुंह ताक रहा है चूहार जैसा। हाँ तो बताओ क्या समझ में आया? देखिए कोयला, पेट्रोल, कहने का मतलब है कि आज के युग जो है वो व्यापार पे चल रहा है, व्यापार उद्योग से चल रहा है, और उद्योग ऊर्जा से चल रहा है। तो अगर हम ऊर्जा को हटा दे तो उद्योग बंद, उद्योग बंद तो व्यापार बंद, व्यापार बंद तो आज का युग बंद। तो इसलिए जो भी ऊर्जा है, जो ऊर्जा के स्रोत है, जो उद्योग को चलाने में मददगार है, उनको व्यापारिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। होता था तो इस लेवल पे थोड़े होता था। वो घड़ी कंप्यूटर आई, पंखा, एसी थोड़े चलता था। उस टाइम पे व्यापार क्या हो रहा था? हाथ से बनाए कपड़े का, मसाले का, इन्हीं चीजों का हो रहा था जी, सोर्रा का। जो आज के व्यापार हो रहे वो हो रहा था। हाँ, चप्पल जूता खरीद रहा था तब मोची हाथ से बनाता था, वो मशीन के बनावल यूज कर रहा था। ऐसा थोड़े कि व्यापार नहीं हो रहा था। तब के व्यापार और आज के व्यापार में स्वरूप बदल गया है। पहले सब हाथ से होते थे, आज सब मशीन से हो रहे हैं, और पहले से एडवांस है। तो उसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो जो जो ऊर्जा उसको चलाने में अपना भूमिका निभाते हैं, उन सभी को हम लोग व्यापारिक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? यह इसमें था। बाकी किताबी भाषा में जो आपको डेफिनेशन लिखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पूछे तो यही लिखना है। समझ गए? इसमें से कुछ पेजेस आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि किताब में उस तरह से नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ये हम लिखे हैं, ऐसे आपको बुक में नहीं है। बुक में सिर्फ सतत शक्ति संसाधन के उदाहरण है। किसे कहते हैं ये डेफिनेशन नहीं है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भेज दिया जाएगा। अब देखो, शक्ति संसाधन के प्रकार को पढ़ो तो हम लोग को यहाँ पे शक्ति संसाधन के प्रकार को कई भागों में बांटा गया है आवश्यकता के अनुसार, ठीक? अब जब इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो कई सारे डेफिनेशन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैच करेंगे, खाली नाम के अंतर है, परिभाषा एक ही है, लेकिन हम सब लिख दिए हैं, ठीक? उसको समझ लेना है। अब देखो, उपयोग के स्तर पर हम देखें, इस आधार पे हम अगर ऊर्जा को बांटे तो इसको हम दो भाग में बांटते हैं। एक कहते हैं शक्ति, ठीक? सतत शक्ति संसाधन या कहो सतत ऊर्जा संसाधन। शक्ति के जगह तुमको ऊर्जा भी लिखा हुआ रह सकता है, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर का ही नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन, यानी दोनों में से कोई नाम यूज कर सकते हो। तो सतत ऊर्जा संसाधन या सतत शक्ति संसाधन क्या है? सतत माने हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे सतत विकास पढ़े हैं, ठीक? उसी के आधार पे कि हम भी और हमारे आने वाले पीढ़ी भी। देखो यहाँ पे क्या है, सतत शक्ति संसाधन वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो न तो समाप्त होते हैं और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी ये आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और इससे किसी भी प्रकार के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे?
सतत शक्ति संसाधन कहेंगे। और ये लंबे समय तक उपयोग में भी हम ला सकते हैं, वो भी बिना प्रकृति के संतुलन को बिगाड़े हुए, बिना उसको डिस्टर्ब हुए, बिना प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाए हुए। अगर इस तरह के जो संसाधन हैं, इस तरह के संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग सतत शक्ति संसाधन कहेंगे। जैसे देखो, जो सौर ऊर्जा है उससे प्रकृति को कोई नुकसान आज भी है, कल भी बनेगा, परसों भी बनेगा। ठीक, इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक, जो जमीन की जो गर्मी है नीचे भूमि के, उससे जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उससे कोई नुकसान, हवा से जो ऊर्जा बनाते हैं कोई नुकसान, या प्रवाहित जल, जो जल के धारा से हम यानी जल विद्युत जो बनाते हैं, ये सब वो ऊर्जा है जो आज भी बढ़ रहा है, कल भी और परसों भी बनते रहेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सतत शक्ति संसाधन, हमेशा रहेगा और कोई खास इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इसी के जगह बात करो कोयला के, पेट्रोलियम के, गैस के, तो ये सभी सतत शक्ति संसाधन नहीं है, वो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे और हम लोग उसका जितना ज्यादा उपयोग करेंगे वो प्रकृति के लिए उतना ही खतरनाक है, उससे उतना ही प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ठीक, तो सतत शक्ति समझ में आया। अब यहाँ पे वही है समापनीय शक्ति। समापनीय मतलब वैसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, तो वैसा ऊर्जा संसाधन जो समाप्त हो जाता है यूज करने से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समापनीय शक्ति संसाधन। ठीक, देखो यहाँ लिखा गया कि समापनीय शक्ति संसाधन वे ऊर्जा स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में प्रकृति रूप से उपलब्ध होते हैं। ठीक, ये प्रकृति द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और सीमित मात्रा में है, और अगर हम इसका लगातार उपयोग करते रहे और सही तरीके से इसका उपयोग न करें, दोहन करें, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, और इससे प्रकृति को नुकसान भी पहुंचता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जो भी विखंडन करने वाले तत्व हैं, परमाणु, ये सब, वो सभी के सभी क्या है, समाप्त होने वाले शक्ति संसाधन है। उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है लेकिन वो समाप्त हो जाता है। पानी समाप्त नहीं होता है, हम दोबारा उसका उपयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय में आता है। इसलिए वो सारे संसाधन, ये जितना संसाधन है ये सब भी क्या है, इधर गया ये नीचे वाला, ये सब के सब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। सतत शक्ति संसाधन तो है ही, साथ ही साथ क्या है, नवीकरणीय। इसको तुरंत हम नया बना सकते हैं। आगे देखो, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को फिर हम दो भाग में बांटते हैं, प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। हो सकता है प्राथमिक तुमको पूछ ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक ऊर्जा वो है जो हम लोग सीधे रूप से प्रकृति से प्राप्त करते हैं और बिना कोई उसमें प्रोसेसिंग के, बिना कोई उसमें बदलाव के डायरेक्ट यूज हम कर लेते हैं। जैसे कोयला है, कोयला क्या है, आपको प्रकृति ने दिया है, प्राकृतिक रूप से वो बना है, उसको लीजिए और लेकर के आप सीधे उसमें आप उसका उपयोग कर सकते हैं बिना उसमें कोई बदलाव किए। तो इस तरह के जो भी ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक ऊर्जा। डेफिनेशन बोलना हो तो प्राथमिक शक्ति ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो प्रकृति रूप से सीधे रूप में पाए जाते हैं और बिना किसी प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या रेडियोधर्मी, वही सब परमाणु, ये सब की जो बातें हो रही है, तो ये सभी खनिज क्या है, डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हैं, सीधे निकाले और सीधे उपयोग कर लिए। परमाणु खत्म हो जाएगा, परमाणु खत्म हो जाएगा, हाँ, रेडियोधर्मी तो ये न खत्म होगा, उसी के स्वरूप चल रहे हैं, समझा? जो भी है, जिससे भी बनता है, अब कई सारे हैं इसमें। अब रेडियोधर्मी खनिज में कई सारे तुमको आ जाएंगे जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे बोरा यूरेनियम, वो भी है। ठीक, अब देखो गौण शक्ति ऊर्जा क्या होता है। तो गौण शक्ति वो है जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से बदलाव करके उसको जब हम दोबारा किसी ऊर्जा में बदलते हैं तो उसको हम कहते हैं गौण ऊर्जा संसाधन। जैसे मान लो कोयला है, ठीक, तो कोयला को अगर हम डायरेक्ट यूज किए, ए लड़का समझो,
कोयला को अगर हम डायरेक्ट यूज किए तो ये है तुमको प्राथमिक ऊर्जा संसाधन, लेकिन इस कोयले से हम विद्युत बना दिए यानी बिजली बना दिए तो ये हो गया गौण ऊर्जा संसाधन। समझ गए? हाँ, गौण ऊर्जा संसाधन अगर पूछ दे ना तो यही बताना है। ठीक, अगर कोयला का हम डायरेक्ट उपयोग कर रहे हैं तो ये हो गया तुमको प्राथमिक ऊर्जा संसाधन, लेकिन इसी कोयला से जब हम विद्युत बना देते हैं तो इस विद्युत को हम क्या कहेंगे? गौण ऊर्जा संसाधन। इस तरह के कई चीज है, जैसे विद्युत है, बायोगैस है, परमाणु ऊर्जा है, हाइड्रोजन ईंधन है, ये सब क्या करते हैं? प्राथमिक ऊर्जा संसाधन में बदलाव करके, प्रोसेसिंग करके और हम नए ऊर्जा में उसको बदलते हैं, तो इसको हम गौण ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? ये आगे आइए। अब स्रोत की स्थिति के आधार पर इसको फिर दो भाग में बांटा गया है। एक है तुमको क्षयशील और एक है तुमको अक्षयशील, यानी समझो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चल गई हो। देखो, क्षयशील और अक्षयशील को बस ऐसे समझो कि इसके जगह तुमको नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी लिखा हुआ रह सकता है। ठीक, देखो क्षयशील कौन होता है? वे शक्ति संसाधन जो सीमित मात्रा में है और उपयोग करने के साथ ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्षयशील संसाधन। जिसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज, देखो वही परमाणु ऊर्जा के नाम बदल बदल के तुमको दिया जा रहा है। समझ गए? देखो, तो ये सभी के सभी क्या है? प्रकृति द्वारा हम लोग को मिला है और समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे, इसके लिए इसको क्या कहेंगे? क्षयशील संसाधन, या कहो कि इसको हम अनवीकरणीय भी कहेंगे। जब ये पेज जाएगा तो वहां पे आप ये भी चीज लिख सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन भी कह सकते हो इसके। ठीक, उसके बाद देखिए अक्षयशील, वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम प्राप्त कर ले तो वो होगा अक्षयशील यानी नवीकरणीय। ठीक, जैसे कि तुमको सौर ऊर्जा हो गया या जल विद्युत जो होता है, इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो वे शक्ति संसाधन जो प्रकृति रूप से लगातार बनते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं और कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, उसको हम लोग अक्षयशील शक्ति ऊर्जा संसाधन कहते हैं या अनवीकरणीय शक्ति ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कि तुमको यहाँ पे बहते हुए जल से विद्युत बनाना, हवा से विद्युत बनाना, लहरों से या सौर शक्ति, ये सब क्या चीज है? सब तुमको नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, या ये कहो कि अक्षयशील ऊर्जा संसाधन है। क्लियर? क्लियर मैया? समझ में आया? रुको, तो तू कर क्या रही है? ले लगी कि नींद में थी। हम बोल रहे हैं कि अक्षयशील शक्ति संसाधन किसको कहते हैं या नवीकरणीय? तो जिसको हम एक बार उपयोग कर लिए अब फिर उपयोग कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं अक्षयशील या नवीकरणीय। जैसे देखो पानी है, पानी से बिजली बनता है, ये जानती हो? हाँ, ये बातें पहली बार जान रही है? ले, तो अब इसको कैसे समझाएं? देखो, पानी से बिजली बनता है, बात अभी जान गई। ठीक, यहाँ पे नदी पे बांध बना दिया गया, यहाँ से पानी रोका हुआ है, नीचे इसका विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करने वाला यंत्र लगाया हुआ है। जैसे ही पानी उस पे गिरेगा उसमें गति होगी और उससे क्या होता है? बिजली का उत्पादन। क्या उसी पानी से हम दोबारा बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते हैं? मान लो यहाँ बांध था तो यहाँ की वहां बांध बना के वहां भी तो कर सकते हैं। तो एक ही पानी से हम कई एक बार बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अक्षयशील, क्योंकि लगातार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी हवा है, मान लो ये हवा से हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, हवा से भी होता है,
ठीक, कभी देखिए फिल्म उलिम में इतना बड़ा ऐसे लगा रहता है, एक में ऐसे चक्री लगा रहता है 3 गो ऐसे, देखी है साउथ के फिल्म में रहता है, एकदम गते गते नाचते रहता है धीरे धीरे। असल में पंखिया धीरे धीरे नाच रहा है, उसके अंदर जो मशीन लगा वो स्पीड में नाच रहा है। ठीक, तो ये हवा जब बहती है तो ये नाचता है, और जब ये नाचता है तो उससे भी बिजली का उत्पादन होता है। तो बताओ हवा खत्म होती है नहीं, तो फिर हवा आएगी तो फिर बिजली उत्पादन कर लेंगे, तो उसको भी क्या कहेंगे, नवीकरणीय या कहो अक्षयशील। समझ में आया? जो ऐसे न हो, जैसे कोयला से ही नहीं होता है, एक बार कोयला जलाने के बाद फिर उसको उसी में जला सकते हैं, खत्म। हाँ 3-4 बार चलो तू जला सकता है, उसके बाद तो खत्म होगा। तू होते नहीं जानते, हमार दादी यहाँ पर ओकरा में राख मिला के एक बार आउ ओकरा बना हुआ है, मार कोयला राख पता ना कुछ मिला के आग लगता है। अरे तो 4 बार 5 बार, अब तो खत्म। पानी का तू 1000 बार करो, खत्म होने वाला है नहीं जी। टायर का दावा कहेंगे दिल्ली, वो तो लेयर खत्म हुआ है। तो इस बर्तन में से उस बर्तन में बार बार पानी के डालो, इस प्रक्रिया में बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो क्या ऊपर खत्म हो जाएगा? आगे देखो, संरचनात्मक गुणों के आधार पर फिर हम ऊर्जा को बांटते हैं 2 भाग में, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक, अगर सजीव चीजों से ऊर्जा का उत्पादन हुआ है तो उसको जैविक कहेंगे। जैसे कि पेड़ पौधा जीव जंतु सड़ गल जाते हैं तो उससे कोयला पेट्रोलियम बनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैविक कहेंगे। ठीक, तो वो सब क्या कहलाएगा, जैसे नहीं यहाँ पे देखो लकड़ी, कोयला मत रखो, लकड़ी को रखो, बढ़िया बात है। लकड़ी पेड़ सजीव है, उसको तोड़ के लिया, उसको लकड़ी के रूप में ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लिए, खाए बना लिए। बरसात के दिन में गोईठा न सूखल है तो लकड़िए काम आते। ठीक, जरा घर गैस न है। ठीक, गाय के गोबर, अब गोबर काची से प्राप्त होता है, गाय भैंसी से, वो क्या है, सजीव, तो उससे जो ऊर्जा मिलेगा उसको क्या कहेंगे, जैविक। ठीक, बायोगैस उसी गोबर से बनाया जाता है। कृषि के अवशेष जो भी बच जाते हैं, जैसे ठंडा के दिन में आटिया लहरावा ना, तो उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। आग ऊर्जा है, ये जानते हैं आप लोग, पढ़े साइंस में। हाँ अब पहुंचता है ना पहुंचे हुए थोड़े पढ़ना है। जैविक ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं ये पढ़ना है। अगर जैविक ऊर्जा संसाधन के जब नुकसान या फायदा पढ़ना होगा तब ना उसको पढ़ेंगे। इसका उसमें मत घुसाओ। हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत मत गाओ कि दोनों तो बियाहे के गीत है, गा देते हैं। आगे देखो, अरे ढेर मानी है, लेकिन इतना तो नहीं कि याद नहीं रखना है। हम अपन लिख दिए हैं कि क्लियर रहे। अब कहेंगे खाली बता देते कि जैविक ऊर्जा संसाधन में तुमको देखो जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति आता है। अब एग्जाम में पूछेगा जैविक ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, तो फिर कहेगा कि मास्टर तुम बतेबे न कर ली हल, तो हम अपना दिन से बच के न रहेंगे। ठीक, आगे देखिए, तो अजैविक ऊर्जा संसाधन में निर्जीव चीज हो जाएंगे। जो निर्जीव चीजों से हमें ऊर्जा के प्राप्ति होता है उसे हम लोग अजैविक ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कि हमने के पानी से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पानी का सजीव है, हवा सजीव है, सूर्य का प्रकाश सजीव है, ये सब क्या चीज है, निर्जीव है, लेकिन ऊर्जा तो ये लोग भी दे रहे हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे, ये सब है अजैविक ऊर्जा संसाधन। कोयला भी रखो उसी में, कि कोई से बनता तो पेड़ से, लेकिन लंबा प्रक्रिया लगता है उसको बनने में। ठीक, क्लियर यहाँ तक है। जैविक अजैविक समझ में आया। अगर सजीव चीजों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है तो उसको हम कहेंगे जैविक, और निर्जीव चीजों से था अजैविक। सजीव में जैसे लकड़ी, बायोगैस, उसके बाद गोबर, एगो पढ़ लिए, बढ़िया याद है। ठीक, वो सभी जैविक ऊर्जा संसाधन है, ये सभी अजैविक ऊर्जा संसाधन है। ठीक, अब समय के आधार पर भी ऊर्जा को हम फिर 2 भाग में बांटे, ही शायद अंतिम है। एक है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब जो लंबे समय से, हजारों लाखों वर्षों से जिसको हम उपयोग करते आ रहे हैं, वो सब क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को हम लोग आज से उपयोग नहीं कर रहे हैं,
हजारों साल पहले से करते रहे। पेट्रोलियम के तो ऐसे, हाँ पेट्रोल निकाला था तब आपसे अरे पेट्रोलियम के पढ़ेगा इसी चैप्टर में कि भारत में कब खोज हुआ है, ठीक। लेकिन ये सभी तो उसी टाइम के हैं। देखो ये इसको पारंपरिक में क्यों रखा गया बताओ। हम तो नहीं के बताए हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे अभी भूकंप आया या ज्वालामुखी फटा, हम नहीं चल गए जमीन के अंदर पहले समझ, ठीक। ये सबके अलगे एगो बौरापन फैले रहता है। देखो अभी तक देखो हम आप लोगों को बताए हैं कि मान लो यहाँ पे ए लड़का ये एक क्षेत्र है, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, अब बहुत सारे लोग भी रह रहे हैं, ठीक। जीव जंतु सब है भरे हुए। यहाँ पे अचानक से कोई प्राकृतिक घटना घटी और ये सब चल गया जमीन के अंदर, तर हो गया, ठीक। इसमें दब गया। अब इसमें कई सारे भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया होंगे और उस प्रतिक्रिया के अनुसार क्या होगा कि हम लोग जो हैं जीव जंतु, उसके जो भी मांस वगैरह है, शरीर हमारा जो है वो सड़ेगा, सड़ के उसमें से एक रस निकलेगा और वही रस आगे पेट्रोलियम का रूप ले लेगा। और लकड़ी ये सब है, पहले हमको बोलने दीजिए। लकड़ी ये सब है, वो सब उसका पत्ता है, वो सब सड़ के रस बन जाएगा, पेट्रोलियम का रूप है। आज जो लकड़ी है, मोटा मोटा टहनी है, वो किस में बदल जाता है? कोयला में। यानी जहाँ पे कोयला बना है वहां पे संभावना है कि पेट्रोलियम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रहेगा लेकिन हो सकता है, ठीक। और जहां पे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, तो वहां पक्का रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। तो कहने का अर्थ है कि जहां कोयला बना है वही पेट्रोलियम, वही प्राकृतिक गैस। भले हम पेट्रोलियम का उपयोग नहीं कर रहे थे, बना तो था उसी टाइम पे, हमको पता नहीं था, कोयला का उपयोग कर रहे थे, इसका नहीं कर रहे थे। लेकिन तीनों का अगर समय देखो तो लगभग एक ही टाइम के है, इसलिए इसको हम कहाँ रखते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में। समझ गया? अब तुम बोलो क्या कर रहा? बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, उससे यहाँ लेना देना नहीं हो। उसको जमीन के अंदर रहना चाहिए और लाखों करोड़ों वर्ष लगता है उसको बनने में। एक दिन में न बन जाएगा कि आज तर हो गई चलो बिहार निकालो है, ठीक। लंबा समय, हाँ, उसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं। आप लोग 8 क्लास के बिहार बोर्ड के जो पुराना वाला 8 क्लास की किताब है, वो किताब लीजिए, भूगोल वाला। उसमें आपको किताब ऐसे है ना, तो इस तरफ एक चित्र बनाया हुआ होगा, ऊर्जा संसाधन में होगा वो शायद, जहां तक हमको याद है। और उसमें बताया गया कि कैसे लकड़ी से कोयला बनता है। वो आप घर पे प्रयोग करके देख सकते हैं कि एक लकड़ी कोयला में कैसे परिवर्तित होता है। छोटा सा, इतना छोटा अपना लकड़ी ले लिए, इतना से तो हम करके देख ही सकते हैं प्रयोग कैसे बदल रहा है। हाँ, उसको आप उसे फॉलो करके देखिए, तो आप आंख से देख सकते हैं कैसे लकड़ी कोयला में बदलता है, ठीक। क्लियर हुआ? ये आगे देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो है जो पहले यूज नहीं होता था, लेकिन वर्तमान युग में अब इधर कुछ वर्षों से यूज हो रहा है। जैसे कि हम लोग को देखो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश है, पवन है, ज्वार है, परमाणु ऊर्जा है, गर्म झरना है। इन सब से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो गैर पारंपरिक है, क्योंकि ये पहले यूज नहीं होता था, आज हम लोग यूज कर रहे हैं। ये नवीकरणीय भी है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय भी, ये भी याद रखना। अगर पूछ देवे कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को और किस नाम से जानते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे देवे तो उसमें कौन हो जाएगा? अनवीकरणीय, या कहो क्षयशील। अनवीकरणीय कहो या फिर क्षयशील कहो, ठीक। तो ये तुमको समझ में आया गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है, ठीक। डेफिनेशन ऊपर लिखा गया है कि वे ऊर्जा स्रोत जो हाल के वर्षों में विकसित किए गए हैं और ये
अच्छा है, यानी कि ये खत्म नहीं होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को हम लोग गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा, गर्म झरने इत्यादि, ये सब उसके उदाहरण है। ये हो गया तुमको डेफिनेशन लिखने के लिए। आगे देखिए, आज के टाइम पर इसके अलावा हम लोग कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रवाहित जल, आणविक खनिज, ये सब के तो पढ़ ही रहे हैं, इस सब से तो हम ऊर्जा का उत्पादन कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आज के टाइम पे हम लोग सौर ऊर्जा का भी उपयोग कर रहे हैं, पवन ऊर्जा का भी, ज्वारीय, जो समुद्र में ज्वार और भाटा उठता है, ऊपर गया तो ज्वार, नीचे आता है तो भाटा, समुद्र के पानी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण दिन भर में 2 बार ऊपर नीचे होता है पानी, समझ गया। हाँ हाँ, आमने सामने जब पृथ्वी के नजदीक आता है सूर्य और चंद्रमा, तब कहीं भी, ये ना कि यहीं पे, जहां पे आमने सामने आएगा वहां पे, ठीक। तो उससे जो उठता है उससे भी हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो उसको हम लोग ज्वार शक्ति कहते हैं। भूतापीय, भूमि के ताप से नीचे, ठीक। जैव शक्ति, तो ये सब भी आज के टाइम पे अध्ययन करना जरूरी हो गया है। फिलहाल ऐसे तुम्हारे चैप्टर में इस सब के बारे में कम है दिए हुए, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसका उत्पादन हो रहा है, भारत में कहाँ कहाँ होता है, कितना हो रहा है, और भविष्य में और क्या क्या करने की योजनाएं चल रही है, उस सबको हम लोग पढ़ेंगे। एक तुम लोगों को MVVI हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो इसके बारे में बताना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन, जो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्योंकि ये प्राचीन जीवों से बने हैं। डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ का है, वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन, हाँ ई हटा दो, ई नहीं होना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन जीवाश्म ईंधन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये प्राचीन जीवों से बने हैं। हो सकता है, मे भी, कह नहीं सकते हैं हम, चलो प्रयोग करके देखते हैं। राधिकवा के डाल के देख, 100 ग्राम तो निकले के चाहिए। मट्टी के इसी से एगो फिल्म देखा है रवि तेजा के, ब्रह्मानंदम के एक सीन है, वे दोनों बैठ के शराब पीते रहता है, तो पी के रवि तेजा ब्रह्मानंदन के तो कोई ऐसा फिल्म है ना जेका वो न पिटा हीरो से। ब्रह्मानंदन को पहचानता है, अरे छोटा छोटा है, पीछे से टकला है, साउथ फिल्म देखेगा वो न रहे, फिलहाल अब ना आता है। हाँ गोल जैसा है, ठीक। तो उसका 2-4 लपड़ देता है ना, तो कहता है कि पिएगा तो आऊ मारेगा। तो क्या करता है ना कि रवि तेजा होने जाता है, ये सब दरुइया के डाल देता है मट्टी में, वो आता है कहता है कि दारू मट्टी में मार थाप निकाला जो है लपिया, और धर के मट्टी तो वैसे से गाड़ गाड़ के करके जमा करता है। देखा है फिल्म के नाम ऐसी है, जीने नहीं दूंगा शायद नाम है। यमराज वाला जीने देंगे है, फिल्मा के नाम मिलता जुलता है दोनों के। यमराज वाला के नाम है जीने नहीं दूंगा, एक करो ये वाला के कुछ ही नाम है, कुछ हौसी करके नाम है यो फिल्मा के, ठीक ना। तो उहे तरह से एकरा राधिका के दफनावल जाए, मट्टी काट करके एकदम पेड़ के मट्टी निकालो मुंह में से, कितना निकला है एकरा में से। चलो इधर देखो, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 स्रोत हैं। जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसको उदाहरण में भी हम लोग 3 चीज पढ़े, यही 3 पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर पूछ दो कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो आज हम लोग कोयला पढ़ेंगे, कल देखेंगे इन दोनों को, ठीक। आज इसको खत्म करेंगे। तो देखो, कोयला को पढ़ने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तुमको इसके प्रकार को पढ़ो, क्योंकि पहला में कोयला है तो कोयला को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके प्रकार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो प्रकार में सबसे पहले आता है तुमको एंथ्रेसाइट। इसको कार्बन की मात्रा के आधार पर हम लोग 4 भाग में
बांटते हैं। पहला है कौन? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट वो है जिसको एकदम उच्चतम कोटि के कोयला माना जाता है, ठीक। हाँ, धातु सब पिघलाने में इसका उपयोग होता है। इसमें 90% कार्बन रहता है, इससे भी ऊपर, यानी 95, 98, 100 जो भी हो, लेकिन 90% से ऊपर जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसे हम लोग एंथ्रासाइट कोयला के श्रेणी में रखते हैं। हाँ, एकरा में से धुएं नहीं निकलता है, ठीक। यहाँ देखो, जलने पर यह धुआं नहीं देता है और देर तक बहुत ज्यादा उष्मा देता है, इसीलिए इसको बढ़िया वाला कोयला माना गया है, ठीक। इसके कोकिंग कोयला भी कहा जाता है क्योंकि इसको हम धातु गलाने में उपयोग करते हैं। आज लोहार सब भी जाओ तो जो धातु को बनाते रहता है तो एकदम लाल करके गलाएगा, तो लगभग सब यही वाला यूज करेगा क्योंकि यही इसमें ही इतना ताप है, इतनी गर्मी है कि वे धातु को पिघला सकता है, तो इसी का उपयोग होता है। तो एंथ्रेसाइट समझ गया। बाकी ये पढ़ने वाला चीज है, हाँ, अपना अंडरलाइन ये सब करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरा है बिटुमिनस, ठीक, जिसमें 70% से लेकर के 90% तक क्या होता है? कार्बन पाया जाता है और इसमें भी प्रोसेसिंग करके, प्रसंस्कृत करके कोकिंग कोयला बनाया जा सकता है। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, तो तुम्हारा भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद है लिग्नाइट, तीसरा प्रकार, जिसमें 30% से लेकर के 70% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसमें देखो तो कार्बन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होता है? उष्मा भी कम देता है और धुआं बहुत ज्यादा ही करेगा, ठीक। इसको भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ दो कि भूरा कोयला से किसको जानते हैं, तो याद रखना है कौन है? लिग्नाइट को। और सबसे घटिया होता है, तुमको जो घटिया प्रकार है वो है पीट। इसमें 30% से भी कम कोयला कार्बन की मात्रा होती है, यानी कहो कि पूरी तरह से कोयला भी नहीं बना होता है। और यह पाया कहाँ जाता है? तो हमारे देश के पूर्वी जो दलदली क्षेत्र है वहां पे इस तरह के कोयला पाया जाता है। तो कोयला के कितने प्रकार हैं? 4, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक। कौन कितना है? ये कार्बन की मात्रा एक है 90 से अधिक, एक है 70 से 90, एक है 30 से 70, एक है 30 से कम। भारत में जो पाया जाता है वो बिटुमिनस है। भूरा कोयला के नाम से हम मारेंगे ये क्लब पर, भूरा कोयला के नाम से हम लिग्नाइट को जानते हैं, ठीक। और सबसे उच्चतम कोटि के जो कोयला है उसको एंथ्रेसाइट कहते हैं। तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो। और ये भूरा कोयला तो अभी तक न पूछा है, लेकिन भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है ये पूछा हुआ सवाल है। और सर्वोत्तम ये आया हुआ भी था तुम लोग को क्वार्टरली एग्जाम में, सर्वोत्तम चर्चित है, लिखा हुआ हो। अरे सबसे बढ़िया कोयला कौन है? ये वाला। तो कौन हो जाएगा? एंथ्रेसाइट, ठीक। आगे देखिए, इनमें केकर घंटी आपकी मैथ होला सके पेंडिंग में रही है, हम लेट से शुरू किए हैं, हम पूरा खत्म करेंगे आज 7-10। आगे देखो, भारत में कोयला के भंडार देखो। अब हमारे पास करेंट डेटा नहीं है किताब के अनुसार, ठीक। यहाँ पे डेटा है तुमको 2007-8 तक। तो कहा जाता है कि 2007-8 तक हमारे पास इतना कोयला का उत्पादन हुआ था और टोटल इतना कोयला हमारे पास है। समझ गया? 26,454 करोड़ टन हमारे पास कोयला है, जिसमें से 456.373 मिलियन टन कोयला का उत्पादन 2007-8 में हुआ था। तो ये आंकड़ा है हमारे पास 2007-8 के। आगे बोलो। तो ये हमारा से पूछेगा, अजय का से पूछेगा, वो मार लाठी के पार देगा, ठीक। हमारे से पूछ नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए क्लास हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए शांति बैठिए, अभी क्लास चल रहा है, उधर निकलिए। अब देखिए भारत में कोयला के वितरण। भारत में अगर देखा जाए तो जमीन के अंदर से निकलता है कोयला, और इस आधार पे हम लोग इसको 2 भाग में बांटते हैं, एक है गोंडावना समूह और एक है टर्शियरी समूह। भारत में दोनों कोयला पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा तुमको ये वाला है, गोंडावना समूह वाला कोयला। आइए यहाँ पे
कोयला आज खत्म करना है तो करना है। देखिए गोंडावना समूह के कोयला हमनी के देश में लगभग 96% पाया जाता है और 4% ही कौन है तुमको, टर्शियरी कोयला। ठीक, सबसे ज्यादा कौन है, गोंडावना समूह का कोयला। और यहाँ पे जितना हम लोग कोयला का उत्पादन करते हैं उसमें से 99% यही वाला कोयला होता है, 1% हम लोग टर्शियरी वाला उपयोग करते हैं। समझ गया। ये कोयला का निर्माण कब हुआ है, तो लगभग 20 करोड़ साल पहले, आज के नहीं है, कहे ना करोड़ों साल लगता है बनने में, तो 20 करोड़ वर्ष पहले ये कोयला के निर्माण हुआ है। ठीक, और इसको हम लोग 4 जगह प्राप्त कर सकते हैं, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और बरगा गोदावरी घाटी। इस इलाके में इस तरह के कोयला पाए जाते हैं। ठीक, झारखंड में, बिहार में नहीं, बिहार। अरे तो पूरा तू खाली नदियां लेके बैठा है, उस इलाके की बात हो रहा है, उससे बने हुए जमीन की बात हो रही है, समझा। अब देखो यहाँ पे तो झारखंड में सबसे पहले कहाँ कहाँ गोंडावना समूह कोयला पाया जाता है, तो सबसे पहले झारखंड। कोयला के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, झारखंड, वो भी कौन वाला, गोंडावना समूह वाला। ठीक, तो ये सबसे ऊपर आता है, पहला स्थान पर है। देश का लगभग 30% कोयला का उत्पादन यही करता है। और यहाँ पे 30% यहाँ पे कोयला के भंडार है और 23% जितना भी देश में हमने के उत्पादन, दोनों को पहले बढ़िया समझो। अगर मान लो हमने के देश में इतना कोयला है तो उसमें से इतना कहाँ है, झारखंड में। अगर मान लो हमने के देश में इतना कोयला के उत्पादन हुआ, इतना केजी के, मान लो केजी में समझो, तो उसमें से इतना कोयला कहाँ से आया है, झारखंड से। दोनों आंकड़ा समझ में। यहाँ अगर पूरे भारत में इतना कोयला है 100 केजी, तो उसमें से 30 केजी कहाँ से है, और अगर पूरे देश में 100 केजी उत्पादन हुआ है तो उसमें से 23 केजी कहाँ से हुआ है, झारखंड। समझ गया। झारखंड में कहाँ, तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़, ये सब वो राज्य है जहाँ पे उत्पादन होता है। इसके अलावा एक रानीगंज है, रानीगंज के कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में है और कुछ हिस्सा झारखंड में है, तो इसको झारखंड में भी गिनते हैं और पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसे पूछे तुमको एग्जाम में तो पश्चिम बंगाल ही टिक आउट करना। ठीक, अगर पूछे रानीगंज कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में। तो ये सब वो जगह है जहाँ कोयला के उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, जो 25% यहाँ पे 25% है ना, है? सुरक्षित बनाने की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा है, तो दूसरा कहाँ गया रे, हैं? एक मिनट, ऊपरे नीचे कैसे हो गया, दूसरा पे ये है, देखो, क्योंकि ये कितना रखे हुए हैं, एक चौथाई मतलब कितना हो जाएगा, 25%, तो यहाँ पे है। और लगभग उत्पादन ये करता है कितना, 14.6% के। पाया कहाँ जाता है, तो तालचर में, एक जगह है वहां पे उड़ीसा में तालचर, वहां पे ये कोयला पाया जाता है। ठीक, अरे यहाँ पे दूसरा तो यही लिखल है, रुक जा। सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान तीसरा, किंतु उत्पादन में यह कितने नंबर पे है, ठीक, भंडारण में तीसरा नंबर पे है, लेकिन उत्पादन करने में ये दूसरे नंबर पे है। 15% यहाँ पे सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन ये कितना करता है, 16%। ठीक, यानी देश में अगर 100% कोयला है तो उसमें से 15% कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक, और अगर देश में 100% कोयला के उत्पादन हुआ है तो उसमें से 16% कहाँ से हुआ है, यहाँ से। दोनों को आंकड़ा समझ में आ रहा है, क्लियर। आगे देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नाम बता दिया गया है कि यहाँ पे चिरमिरी है, कुर्सिया है, विश्रामपुर, झिलमिली। अब ये सब उतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्य याद रखना कैमा स्थान पे है। ठीक, ये सब वो जगह है जहाँ पे कोयला पाया जाता है। तीसरा पर तुमको उड़ीसा आ गया, जो 25% कोयला के यहाँ पे भंडारण करता है और 14.6% उत्पादन करता है। ठीक, तो ये हो गया तुमको तीसरा। चौथा पे तुमको महाराष्ट्र, यहाँ पे 3% कोयला सुरक्षित है और उत्पादन करने में 9%। टोटल देश के 3% कोयला कहाँ है, महाराष्ट्र में। उत्पादन कितना करता है, 9% के। कहाँ कहाँ, चांदा, वर्धा, कामपट्टी, बंदेर, ये सभी महाराष्ट्र के जगह है जहाँ से कोयला निकलता है। ठीक, आगे देखिए मध्य प्रदेश।
अगला में आता है मध्य प्रदेश, जो यहाँ पे 7% कोयला का भंडारण करके रखा है, लेकिन इसका ज्यादातर भाग जो है वो कहाँ चला गया है, छत्तीसगढ़ में चला गया है। और यहाँ पे कोयला का उत्पादन सिंगरौली, सोहागपुर, जो हिल्ला, उमरिया जैसे राज्यों में, जैसे क्षेत्रों में ये वो जगह है जहाँ पे होता है। दूसरा कोयला उत्पादक जो जगह है यहाँ पे वो सतपुड़ा का क्षेत्र में पेंच कान्हन और पथखेरा मुँह पानी है। यानी एक ये तुमको जो मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है वो दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग है तुमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक, ठीक, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। दूसरा भाग है तुमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ पे कोयला पाया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? और वैसे भी ये सब नाम उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। आगे देखो, तीसरा करें, अगला है तुमको पश्चिम बंगाल, ठीक। यहाँ पे भी कहा जाता है कोई, अगर भंडारण के दृष्टि से देखो तो ये चौथे स्थान पे है और उत्पादन में ये 7वें नंबर पे आता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है रानीगंज, लेकिन रानीगंज के कुछ हिस्सा कहाँ चला गया है, झारखंड में, ठीक। लेकिन फिर भी ये है। और उसके बाद दार्जिलिंग है जहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है। समझ गया ये? क्लियर? अब है तुमको दूसरा टर्शियरी, एक और पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। बस चैप्टर खत्म। देखो, गोंडवाना समूह के बाद भारत में जो कोयला पाया जाता है वो है टर्शियरी समूह के कोयला, ठीक। और ये टर्शियरी युग में बना कोयला है, थोड़ा नया है और घटिया किस्म का होता है। टर्शियरी युग है, नमा पढ़ा, इधर में क्लास खत्म हो जाएगा। हम सुनो, यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं। पहले एक महादेश हुआ करता था, अब जो 9th पढ़ा है वो नहीं पूछेगा। और वही पेंजिया टूट के इसको 2 हिस्सा में बना था, ठीक। अब बीच में एगो सागर था, देखो उसको सब पता है, अब हमको बताने की जरूरत नहीं है। उसी का एक हिस्सा कट के आया हमने के भारत में, गोंडवाना वाला, ठीक। ये पूरा था, तुमको अब 9th में पढ़ा नहीं था, अब कहेगा कि 9th ला पढ़ा, ये आपकी गलती है। चलो इधर देखो, ठीक। ये कब बना है? 5.5 करोड़ वर्ष पुराना ये कोयला मेघालय में। अब मेघालय के सब जगह के नाम बता दिया गया है तुमको, ठीक। उसके बाद असम में कहाँ कहाँ पाया जाता है वो नाम लिखा हुआ है, बुक में भी है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन जगह पाया जाता है वो है, और जम्मू कश्मीर, ये सब, ये नागालैंड है, इन सभी जगहों पे टर्शियरी समूह वाला कोयला पाया जाता है। बस सर 2 मिनट और सर जी। अब है देखो यहाँ लिग्नाइट कोयला क्षेत्र, ये एक निम्न कोटि के कोयला है। इससे भी घटिया, देखो सबसे बढ़िया तो हमने के गोंडवाना समूह है, उससे घटिया कौन है ये, और उससे भी घटिया कौन है, लिग्नाइट कोयला, ठीक। एकरा में नमी ज्यादा तथा कार्बन कम होता है, भीगा भीगा सा रहेगा, अब बहुत धुआं देता है। लिग्नाइट कोयले का भंडारण मुख्य रूप से तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन में पाया जाता है। यहाँ देश का 94% लिग्नाइट कोयला है, हाँ, मुख्य रूप से वहीं पे है, ठीक। और यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वही यहाँ पे इस कोयले का खनन करवाता है। इसके अलावा ये राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा लगभग कितना 94% कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो कोयला से संबंधित तुमको इतना ही चीज था, यहाँ खत्म। कल हम लोग पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत लंबा चैप्टर खींचेंगे, क्योंकि इस सप्ताह में शायद आपको 3 ही दिन क्लास चलेगा। एक दिन तो आप लोगों को रिजल्ट घोषणा है तो वे में खत्म है, और उसके बाद रक्षाबंधन है, तो हमको टारगेट है कि खत्म कर देना है, ठीक। क्लियर हो गया? चलिए आज की क्लास आपको यहीं पे खत्म की जाती है।